सो एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज योर लेक्चर 2, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लास्ट क्लास में इंट्रो हुई थी और ट्रेडिंग काउंट के ऊपर हमने डिस्कशन की थी. ये थ्योरी पार्ट हम लास्ट में करेंगे आगे जाके. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये पार्ट हमने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी का ओपन किया है. इट्स रियली अल्टीमेट बुक. बहुत अच्छी बुक है थ्योरी में रीड करने के लिए भी, और इसके न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशन सब कुछ बहुत बढ़िया है. तो इसमें से भी हम इस चैप्टर को कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट चैप्टर को. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, ये सब थ्योरी पार्ट है जो आगे जाके हम चैप्टर के एंड पे करेंगे. इसमें से पहले न्यूमेरिकली चैप्टर को कर लें, ज्यादा इजी रहेगा. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ट्रेडिंग काउंट क्या होता है. और ट्रेडिंग काउंट में हम ये सब एक्सपेंसेस लेते हैं बेटा. आप देख लीजिए इनमें से किसी भी एक्सपेंस पे अगर आपको डाउट है. Excuse me, sir. हाँ जी. सर कमीशन टू फैक्ट्री मैनेजर क्या होता है? फैक्ट्री मैनेजर जो भी सेल करेगा फैक्ट्री में से, या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क जो उसको दिया जाता है, वो कंप्लीट करने पे उसको उस अमाउंट का कमीशन मिलता है. मोस्टली प्रॉफिट में से होता है कमीशन. तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि फैक्ट्री के ऊपर है ना ये. सो दीज आर द मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो आपकी सिलेबस में आपके पास टीचर्स आपको दे सकते हैं. किसी बुक में से अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं. कैरेज लिखा हो, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, फ्रेट, इन चारों का मीनिंग एक ही है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. हाँ, अगर नहीं लिखा तो हम उसे इनवर्ड ही अज्यूम करते हैं. इनवर्ड का मीनिंग, जब हम गुड्स को परचेज करके अपनी शॉप में लेके आ रहे हैं, इनवर्ड लेके आ रहे हैं, तब के एक्सपेंस है. तो इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं. फिर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये दोनों टैक्स हो गए हमारे. क्लियरिंग चार्जेस भी टैक्स का पार्ट हो गया. रॉयल्टी पे डिस्कशन कल हुई थी हमारी. ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है बेसिकली. जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बनाने के लिए हम कोई ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं या कोई एसेट यूज कर रहे हैं, कोई भी कोल माइन यूज कर रहे हैं, तो वो उसका एक पेमेंट है, रॉयल्टी. तो अगर नहीं लिखा हो तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस देते हैं. और जब हम रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं तो उस पे कमीशन देते हैं. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन ऑन परचेज. अगर ये कमीशन ऑन सेल होता तो फिर इनडायरेक्ट होता. अभी ये डायरेक्ट है, कमीशन ऑन परचेज. उसके बाद फिर वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं इसको, प्रोडक्टिव एक्सपेंस. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल, गैस, वाटर, फ्यूल, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज होता है. प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है. या कंज्यूमेबल स्टोर्स मींस जो रॉ मटेरियल हम स्टोर में से निकाल रहे हैं. दूसरा, स्टोर्स के अंदर क्या होता है, ऑयल, लुब्रिकेंट, या कुछ भी ऐसा स्पेयर पार्ट्स जो मशीन्स जब खराब होती हैं तो उनमें डलता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मानते हैं इसको भी, कंज्यूमेबल स्टोर्स. डायरेक्ट एक्सपेंस तो एक हेडिंग हो गया हमारा. फिर फैक्ट्री के नेम से कुछ भी आ जाए, इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग, पावर, हीटिंग. फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी हो, या फैक्ट्री मैनेजर को हम प्रॉफिट में से कमीशन दे रहे हैं, या फिर जितनी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने का प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पे कमीशन दे रहे हैं, या जितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस पे कमीशन. तो कमीशन का अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन. तो ये सारी चीजें हैं. इसमें डाउट किसी को? नो सर. उसके बाद ट्रेडिंग काउंट का
फॉर्मेट आता है कुछ बातें जो अपने माइंड में आपको रखनी है ट्रेडिंग काउंट की, वो क्या है बेटा? देखो, फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड लिखना है हमें, बिकॉज हम ट्रेडिंग काउंट पूरे साल का बना रहे हैं। वैसे तो कंबाइन बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बट आपको पहले क्वेश्चन ट्रेडिंग काउंट के बुक में। फॉर द ईयर एंडिंग मीन्स एक साल के लिए बन रहा है ये। फॉर द ईयर एंडिंग से यहाँ पे हम लिख देंगे 31 मार्च 2021। फिर ये किसी प्रोप्राइटर का नेम आएगा, ट्रेडिंग काउंट ऑफ श्री राम या मिस्टर राम, ठीक है। उसके बाद तो ये सब चीजें हम न्यूमेरिकल में करेंगे, समझेंगे बाद में ध्यान से। ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग काउंट का। आज हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ट्रेडिंग काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, कल बताया था आपको, और इसका एंड कहां से किसके साथ होता है? एंड में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली इस तरफ से माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेजेस, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट परचेज आ जाएगी। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं बेटा, ये सारे के सारे दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी। ये वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो भी हमने डिस्कस किए थे वाले। ये सारे के सारे डेबिट साइड आएंगे। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या था बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके इक्वल है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. हाँ, मेन कॉन्सेप्ट बेटा यही है इसका, सीओजीएस का। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा सीओजीएस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडिंग काउंट बेसिकली किस पे फ्रेम्ड है? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं कर सकते, तो हमने उसको राइट हैंड साइड लिख दिया। तो सीओजीएस को हम कंपेयर किससे करते हैं फिर बाद में? सेल के साथ। जब हम सेल में से सीओजीएस माइनस कर देते हैं, वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने रिपीट कर दिया आपको लास्ट लेक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में इतना हो गया था कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एक फाइनल आंसर आएगा, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या उसके बाद पीएल काउंट स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट एक्सटेंड हो जाएगा, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होगा। गॉट इट? लेकिन हो सकता है ग्रोस लॉस आ जाए। कल क्या बताया था आपको, ग्रोस लॉस कब आएगा? बताओ बेटा। Net sales are then cost of goods sold. जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी किससे? नेट सेल्स। नेट सेल्स से, तो आपको लॉस होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर एक प्रोडक्ट मुझे 8 रुपीज का मिलता है और मैं उसको 10 रुपीज का सेल करता हूँ, तो जब मेरी सेल प्राइस, मैं अब 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, जस्ट 1 यूनिट की, अगर मेरी सेल प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट है। बट अगर मैं एक प्रोडक्ट 12 रुपीज का परचेज करता हूँ और उसको 10 रुपीज में सेल करता हूँ, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा है, तो इस केस में 2 रुपीज का लॉस होगा। बट उस लॉस का नेम है ग्रोस लॉस।
ग्रोस प्रॉफिट मींस ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है जिसमें से हम अपने बिजनेस के दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे अभी तक जो हमने माइनस नहीं किए। अभी तक हमने कौन से एक्सपेंस लिए हैं ये वाले, इन सब का क्या नेम है? Direct expenses. Direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हम लेंगे इनडायरेक्ट। तो ग्रोस प्रॉफिट का मीनिंग एक बड़ा प्रॉफिट, एक अबाउट प्रॉफिट जो गुड्स की सेल और परचेज का डिफरेंस है। फिर इसी प्रॉफिट से हम अपने बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने वाले हैं। फिर जाके हमारे पास बिजनेस का नेट प्रॉफिट आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रीड करो बेटा, इस पॉइंट को। कैरेज लिखा हो जैसे आपको बताया अभी, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, दोनों का मीनिंग सेम है। ये हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं पे? गुड्स को लाने में, गुड्स को परचेज करने में। इसलिए हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट है वही है ये। गुड्स को परचेज करने के लिए हमें गुड्स के लिए भी पे करना पड़ेगा और गुड्स को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, ये वो है। अगर कैरेज आउटवर्ड है, इसका मतलब वो कैरेज, वो ट्रांसपोर्टेशन हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी देने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेज ऑन सेल। ये हमारे बिजनेस का कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? Indirect. इनडायरेक्ट। Indirect. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है आपको मैं अगेन याद करवा रहा हूँ, परसों भी बताई थी ये बात। अगर सपोज देखिए, सपोज यहाँ पर ये दिल्ली में गुड्स बनती हैं या मिलती हैं और हम वो गुड्स हम परचेज करके ला रहे हैं चंडीगढ़ में। तो बेटा ये जो रास्ते का खर्चा है, जब तक गुड्स चंडीगढ़ नहीं पहुंचती आपकी शॉप पे, चंडीगढ़ में आपकी शॉप है जहां पे आपको गुड्स सेल करनी है, तो यहाँ जो रास्ते का जो एक्सपेंस है, ये जितना भी एक्सपेंस है रास्ते का, गुड्स को परचेज करने का, उनको लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सारे एक्सपेंस डायरेक्ट हैं। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना। अब जब हम शॉप से कस्टमर की बात करेंगे, गुड्स को कस्टमर तक ले जाने की बात करेंगे, वो जो एक्सपेंस होंगे अब वाले, उनको हम क्या बोलेंगे? Expenses. इनडायरेक्ट बेटा। तो ये एक सीन आपके माइंड में +1 में क्रिएट कर लीजिए, इसका जरूरत हमें +2 में भी है और आगे भी है। जहां से हम गुड्स परचेज करके लाते हैं, जैसे कुछ गुड्स लुधियाना से परचेज होती हैं, कुछ अंबाला से, कुछ दिल्ली से, कुछ मुंबई से, कुछ आगरा से, है ना, अलग अलग प्लेसेस पे गुड्स बनती हैं, जहां से गुड्स हमारे चंडीगढ़ में आती हैं। तो जब तक वो चंडीगढ़ में नहीं आती, वहां तक का सारा एक्सपेंस डायरेक्ट है। एक बार हमारी गुड्स हमारे गोडाउन में या शॉप में प्लेस होगी, उसके बाद शॉप का रेंट, शॉप के अंदर एम्प्लॉइज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टीजमेंट, या फिर आगे सेलिंग एक्सपेंस जितने भी होते हैं, कैरेज आउटवर्ड जिसके अंदर आता है गुड्स को कस्टमर के घर पे फ्री छोड़ के आना, जिसमें कैरेज तो पे करोगे आप, लेकिन वो कैरेज आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, वो कैरेज बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए कुछ एक्सपेंसेस को हमें याद रखना है कि वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। जैसे कैरेज आउटवर्ड अगर लिखा है तो आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। गॉट इट? आउटवर्ड क्या है? Indirect. आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही एक और वर्ड बेटा फेमस रहता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस को वो ट्रेडिंग के साथ अटैच कर देते हैं। ट्रेड मींस बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस, ये पीएल में आएंगे, मींस ये भी इनडायरेक्ट है। याद रखिएगा बेटा, ये भी इनडायरेक्ट है, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि ट्रेडिंग मैच करते हैं। नो, ट्रेड मींस बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं इसको। बिजनेस को चलाने के लिए हम रेंट पे करते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो एक्सपेंसेस हैं
ट्रेड एक्सपेंसेस, राइट। अब हम अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, हाउ टू मेक ट्रेडिंग काउंट। अब चेक करो बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। एक्चुअली होमवर्क तो आज करोगे आप, लास्ट क्लास में मैंने वैसे ही आपको दे दिया था कि आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, देखोगे चीजों को। अब देखिए आपके सामने क्या है, ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज, कैरेज, फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन एक्सपेंस, फ्रेट, कोल, गैस, वाटर, वेजेस। पहले डिसाइड करो क्या इनमें से कोई भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। यस एवरीवन, No. अदर्स बेटा किसी को लग रहा है कि कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है इसमें? No, sir. तो अब इसको ट्रेडिंग काउंट में कन्वर्ट करेंगे। लिसन, अब कैसे बनेगा ट्रेडिंग काउंट आपके सामने है। वी विल मेक, ये आज आपका होमवर्क रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। यहाँ भी एक वर्कशीट है, इस पीडीएफ के अंदर भी वो वर्कशीट भी करोगे आप आगे, और आपके पास जो भी बुक है बेटा उसके क्वेश्चन कर सकते हो। डीजे गोयल का पीडीएफ में शेयर कर दूं आपके साथ, या कल्याणी या डीके गोयल कोई भी बुक में से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, क्योंकि ईयर एंड है हमारे पास, यहाँ पर ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2020। और अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट स्टार्ट कहाँ से होगा, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें हमेशा, Opening stock. यस ओपनिंग स्टॉक, ये भूलना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा, आप इसको नंबर 2 पे नहीं ले जा सकते। ओके, इट विल ऑलवेज ए ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नंबर 2 पे परचेज रहेगी। ये 2 पॉइंट्स 1 और 2 पे ही रहेंगे हमेशा। इसलिए सीओजीएस का जो फॉर्मूला है उसमें हम ऐसे बोलते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके लिखना है, क्योंकि यहाँ परचेज रिटर्न गिवन नहीं है तो हम यहाँ परचेज को ही नेट परचेज मान रहे हैं। उसके बाद जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज, फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन एक्सपेंस, फ्रेट, कोल, गैस, जितने भी हैं, वेजेस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया कल और आज। इन सबको आप लिखोगे नंबर 3 पे, तो ये आपके 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। देखो, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेजेस, एंड नंबर 3 Direct expense. इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, मतलब इन सबको ऐड कर दिया, ये एक ऐड हो गया। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो आपका क्या आएगा, सीओजीएस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीजें, लेकिन जब हम ट्रेडिंग को बनाएंगे तो हम क्लोजिंग स्टॉक को राइट साइड ले जाएंगे, सो दैट वो डेबिट साइड में से माइनस हो जाए। किसी भी चीज को अगर आपने माइनस करना है डेबिट में से, तो उसको क्रेडिट कर दो, तो ऑटोमेटिक वो डेबिट साइड में से माइनस हो जाएगा जब हम बैलेंस निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज नंबर 2 पे रहेगा, क्या रखना, ये लास्ट में आएगा। आप इसको नंबर 1 पे लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 एक ही चीज है बेटा जो इनकम होती है हमारी, बिकॉज क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, इनकम एंड गेन, और यहाँ पे बिजनेस की ये कौन सी इनकम है, डायरेक्ट इनकम। तो ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट चीजों पे बना है, डायरेक्ट इनकम क्रेडिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट। तो इनकम का नेचर क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट से आएगी, बाय सेल्स अकाउंट। ये सब क्लोजिंग एंट्रीज हैं, एक लेवल पे हम आपको एंट्रीज भी बताएंगे इसकी, बट वो आपके लिए इस चैप्टर का कंसर्न नहीं होती। बट वो लेजर जब क्लोज होती है ना, तो लेजर को क्लोज करके उसका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो आपको एक आएगा आगे लेक्चर, उसमें समझाएंगे। तो सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, ये आपकी वन एंड ओनली इनकम है। 7700 डेबिट साइड में से माइनस होने हैं, या आपने उसको क्रेडिट से लिख लिया, एक ही बात होगी।
अब आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। आपको दो ही चीजें लिखनी है क्रेडिट साइड पर, सिंपल दो चीजें, कौन कौन सी? बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड पे तीन आइटम्स कौन सी हैं? बोलो सब Opening लोग। stock. This is Purchase. direct expense. Direct expenses. हाँ जी, नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके डेबिट साइड रहेंगे। ओके, क्लियर सबको? Yes, sir. अब देखिए एक इलस्ट्रेशन 1 भी हमारे पास, दिस इलस्ट्रेशन 1, ये भी एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन, थ्योरी में आता है। तो मैं थ्योरी के साथ कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन कि कोई भी एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू है। अगर आप देखोगे हमने चैप्टर नंबर 2 जब किया था अकाउंटिंग टर्म्स में, तो वहां कैपिटल का मीनिंग बताया था कि ये आपकी लॉन्ग टर्म पेमेंट्स हैं। जब आप कोई मशीन बिल्डिंग परचेज करते हो तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन जब आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करते हो, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये रेवेन्यू है। बट थ्योरी में जब हम करेंगे ना, तब हम इनका डिफरेंस भी समझेंगे, पहले इनके पहले मीनिंग को करेंगे, फिर ये डिफरेंस आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है फाइनल अकाउंट्स की। मतलब जब आपको थ्योरी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये आता है कुछ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, या वो डिफरेंस ना पूछकर आपको पॉइंट्स देते हैं जो इलस्ट्रेशन 1 है, बट वो थ्योरी पार्ट पे है तो इसलिए हमारा ये बाद में आएगा लेवल। अभी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन 3 में आते हैं। अब बेटा इसमें चेक करो आप, 1 बाय 1 यहाँ इलस्ट्रेशंस को मैनेज किया गया है कुछ नया सिखाने के लिए आपको। अब चेक करो क्या इसमें कुछ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो डायरेक्ट नहीं है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। चेक करो। Carriage outward. बेटा सब लोगों का स्पीड चाहिए, एक ही स्टूडेंट रिवर्ट कर रहे हैं। Salaries. गुड, तो जो जो पॉइंट्स बताओगे मैं डार्क कर देता हूँ। Trading expenses. सैलरीज, उसके Bad बाद debt. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कैरेज आउटवर्ड, और क्या बताया आपने? Insurance. इंश्योरेंस भी रहेगा, क्योंकि बताया ना कि इंश्योरेंस किसका है। ये इंश्योरेंस हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग का है या ऑफिस की बिल्डिंग का है। तो हम ये मानेंगे कि ऑफिस की बिल्डिंग का है, और हमारा ऑफिस यूज होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑफिस यूज नहीं होता। तो ये सब के सब इनडायरेक्ट हैं, इसलिए बेटा जब हम ट्रेडिंग को बनाएंगे तो इन सब एक्सपेंसेस को हम नहीं लेंगे। सर अगर इंश्योरेंस होती है तो वो किस में आती है? अगर गुड्स की इंश्योरेंस होती है। गुड्स की इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट है दिया, क्योंकि गुड्स को परचेज करने के लिए वो नहीं है, वो गुड्स जब हमारे पास रहती हैं गोडाउन में तो हम उनका गोडाउन का इंश्योरेंस करते हैं। बेसिकली गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होता, वेयर हाउस का इंश्योरेंस होता है गोडाउन का, कि अगर गोडाउन में फायर हो जाए या चोरी हो जाए तो उसका क्लेम मिल सके हमें, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। ओके सर। गुड्स को लाने की सेफ्टी तो वो 1 या 2 डे की है ना, कि जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली, मुंबई से चंडीगढ़ ला रहे हैं तो वो 2 डेज का इंश्योरेंस भी होता है। वो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस होता है बेसिकली, कि ट्रक, अगर ट्रक के अंदर सपोज 5 लाख की गुड्स आ रही है तो आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले लो 2 डेज के लिए, जब तक गुड्स आप तक नहीं पहुंचती। तो अगर वो लिखा हो तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो लेकिन अगर वो है तो है, क्योंकि जब तक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ही मीनिंग है इन एवरी क्लास, कि जब तक गुड्स सेलिंग पोजीशन में नहीं आ जाती, मींस शॉप तक या गोडाउन तक नहीं पहुंच जाती जहां से आपने उसको सेल करना है, तब तक के सारे एक्सपेंस। तो गुड्स को लाने के लिए अगर कोई पैकिंग कर रहे हो आप, उनका इंश्योरेंस करवा रहे हो, रास्ते में कोई टोल टैक्स, ऑक्ट्राई, कैरेज कुछ भी पे कर रहे हो आप, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो वो अगर पर्टिकुलर कुछ लिखा हो ऐसा इंश्योरेंस, तो नॉर्मली इंश्योरेंस का मीनिंग गोडाउन का इंश्योरेंस है, शॉप का इंश्योरेंस है, हमारी एसेट्स का इंश्योरेंस है, जो आगे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज होती है एसेट्स, तो वो इनडायरेक्ट माना जाएगा। अब जो रह गया बाकी सब पॉइंट्स किस में आएंगे?
Direct expense. बाकी सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। एक और पॉइंट बताना है आपको, मैंने अभी स्किप कर दिया था, चलो पहले बता देता हूँ आपको। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 2 प्राइसेस दी हो, चेक करो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिख रहे? इन दोनों का क्या मीनिंग है? तो कॉस्ट प्राइस हमने कैश डिस्काउंट करके लगाया। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मींस एमआरपी जो होती है वो तो ऑलवेज ज्यादा ही होती है ना। यस कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो 7700 के, मीन जिस प्राइस पे आपको आ रही है, ये बोलते हैं ना कि हमें इतने की पड़ रही है, तो ये गुड्स आपको 7700 में मिल रही हैं या आपको कॉस्ट कर रही है। अब एमआरपी इनकी 8000 है तो उससे कोई मतलब नहीं हमें, हमें जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी, लोएस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हम क्लोजिंग स्टॉक को बेटा उस प्राइस पे अपनी बुक्स में शो करते हैं जो प्राइस इन दोनों में से लोएस्ट होती है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस में से। अगर कॉस्ट लोएस्ट है, नॉर्मली कॉस्ट ही लोएस्ट होती है, क्योंकि हम अगर 7700 की परचेज करते हैं तो उसपे एमआरपी ज्यादा लिखी होती है ना हमेशा, जितने की आप सेल कर सकते हो आगे कस्टमर को, रिटेल कस्टमर को। ये आपकी होलसेल प्राइस हो सकती है 7700, तो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस ही कम होती है, तो इसलिए बोल देते हैं कि नॉर्मली गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। बट पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? गुड्स आर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ ईयर एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम प्राइस पे लोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएगा। प्रूडेंस हमेशा ये कहता है कि वो डिसीजन लो जिस डिसीजन से आपका प्रॉफिट कम से कम शो हो, लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक को जितना ज्यादा करोगे, अब आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज बेटा आप यहाँ पे 7700 की जगह पर इसको 8000 कर दो आप, तो इससे क्या होगा? ये जो ग्रोस प्रॉफिट 8300 आ रहा है वो कितना आएगा? कितना आएगा? 8600। तो याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का ग्रोस प्रॉफिट के साथ सीधा लिंक है। जितनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखोगे उतना ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी दोनों आपको दी हो, दोनों में से जो कम हो वो लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में एमआरपी कम होती, सपोज यहाँ पे एमआरपी 7500 होती, तो हम किस पे लेते हैं इसको? 7500. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारी बुक्स में नहीं होता। आप ध्यान से याद करो, ट्रायल बैलेंस चैप्टर से मैंने आपको कराया था, आपको क्या बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, बिकॉज ये ईयर के एंड हो जाने के बाद वैल्यू होता है। सपोज आपका ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च क्लोज होने के बाद या तो उसी दिन शाम को शॉप बंद होने के बाद, लेट इवनिंग 9-10 बजे जब कस्टमर नहीं होगा शॉप में, शॉप का शटर बंद हो जाएगा, तो हम अंदर बैठ के गुड्स की वैल्यू कर रहे होंगे, हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, या नेक्स्ट डे आके कर रहे होंगे 1 अप्रैल को, तो उसकी एंट्री ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो पाती। तो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कौन सा स्टॉक रहता है? ओपनिंग स्टॉक। हमारे बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक नाम का कोई अकाउंट बनता ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले रिकॉर्ड ही फाइनल अकाउंट्स में होता है। अब जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या है? ओपनिंग। तो अब तो ये बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, तो अगले साल ट्रायल बैलेंस के अंदर एज ए ओपनिंग स्टॉक आएगा ये, फिर ये रहेगा पूरा साल, फिर अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज एवरी ईयर, ये जो है वैल्यू होता है हर साल। तो इसलिए इसके लिए रूल है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करोगे? विच एवर इज लेस। आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर करते जाओ माइंड में। अब देखिए ये ट्रेडिंग का बनेगा आपके सामने, वो सेम है। ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 आइटम है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन थी परचेज रिटर्न
देन सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगी। सेल रिटर्न कहाँ दी है, ये सेल रिटर्न गिवन थी। ये रूल है बेटा याद रख लो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है। कैसे लिखेंगे, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, अमाउंट इज 1,04,500। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड, वेजेस लेकर ड्यूज तक, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। रेस्ट फिगर इज ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है ये, चले आगे। Yes, sir. उसके बाद ये नोट आएगा आपका, कि ये सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं, दैट विल बी टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पे हमने इनको इग्नोर किया है। अब देखो यहाँ पर किसी पॉइंट में डाउट है आपको, फोर्थ इलस्ट्रेशन में रीड करो फोर्थ इलस्ट्रेशन। So office expenses indirect होता है. यस, ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। ऑफिस के साथ कोई भी एक्सपेंस हो, जैसे फैक्ट्री के साथ कोई भी एक्सपेंस हो डायरेक्ट है, बट अगर ऑफिस लिखा हो, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी, कुछ भी हो, वो इनडायरेक्ट। क्योंकि ऑफिस का मीनिंग अगेन क्या लेते हैं, सेलिंग पॉइंट। ऑफिस में हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, कस्टमर को मिलते हैं, डील फाइनलाइज होती है, तो ऑफिस का एक्सपेंस इनडायरेक्ट। अब बताओ बेटा, इसमें कौन से एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे? Return outward, carriage outward, रिटर्न आउटवर्ड नहीं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड किसका नाम है याद है? Salaries, रिटर्न आउटवर्ड किसका नेम है? purchase return. हाँ, यहाँ नहीं बेटा गलती करनी, ये तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। रिटर्न्स इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स में से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस होगा। ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड की बात है। कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, कुछ भी लिखा हो, इनवर्ड एक्सपेंस डायरेक्ट है और आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। आउटवर्ड हम सेल के ऊपर करते हैं और इनवर्ड हम परचेज पे करते हैं। तो अभी तक मुझे ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, और कुछ है इसमें? Salaries, ये बंद कर दो। सैलरीज हो गया, ये भी नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और rent and taxes, गुड, ये भी नहीं आएगा क्योंकि रेंट भी हम अपनी ऑफिस बिल्डिंग का पे करेंगे। प्रोडक्ट को जब हम परचेज करके ला रहे हैं, तो रास्ते में कोई रेंट आता है क्या? कोई नहीं आता। हाँ, अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट तो है जो हमें लेना है, वो तो अलग चीज हो जाती है ना। तो फैक्ट्री के एक्सपेंस सब डायरेक्ट हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च हो रहे हैं। तब फैक्ट्री रेंट भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट है। आई थिंक बाकी सब क्लियर है। और ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 का मीनिंग, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। बनाना ये है वैसे सेम ऐसे ही। ट्रेडिंग काउंट पहले हेडिंग में लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, अगर नेम लिखा हो कि ये राम की बुक्स हैं, मिस्टर ए की बुक्स हैं, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020
उसके बाद फिर सेम फॉर्मेट यार रखिएगा बेटा, अगेन बता रहा हूँ, भूलना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक नंबर 1 पे रहेगा, परचेज लेस रिटर्न नंबर 2 पे, इधर सेल्स नंबर 1 पे सेल्स लेस रिटर्न लिखना है, और क्लोजिंग स्टॉक नंबर 2 पे, ये फिक्स है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे नंबर 3 पे, और रेस्ट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है एक बार चेक भी कर लेते हैं। एक और अब भूल जाओ कि आपने ये खुद करना है सपोज ये क्वेश्चन, तो क्या होगा जब आप क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, इट विल बी 228,900, दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे से माइनस करेंगे, इन एक्सपेंसेस को ऐड करो बेटा, कितना आएगा टोटल बताओ कितना आएगा इनका। $1,40,200. तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है 228, डेबिट साइड टोटल है 140,200, मींस क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा है, आपके बिजनेस की इनकम कॉस्ट से ज्यादा है, तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो जैसे आप इसको माइनस करोगे, तो 88,700 आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, ये आपका आंसर आएगा टू ग्रोस प्रॉफिट। बाद में ये ग्रोस प्रॉफिट हम लिखा करेंगे आगे C/D, जब पीएल अकाउंट बनेगा ना, तो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये ग्रोस प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा आगे। सेम आईडी से बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन उसमें करते हैं, और एवरीवन विल ज्वाइन। आपकी अटेंडेंस ले ली मैंने अभी, ओके।